बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मौसम कहीं बारिश तो कहीं बादल तो कहीं धूप। आज सुबह मतलब बड़ा खूबसूरत और आसमान पर बादल बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे थे, लेकिन कल वाला मंजर भी कुछ अजीब था। यहाँ से जब निकले तो अच्छे खासे काले बादल थे और यहाँ बारिश का नामो निशान नहीं था। जैसे क्रीम ब्लॉक क्रॉस किया तो तेज़ बारिश थी। खैर, शुक्र अदा अल्लाह ताला का हर हालत में करते रहना चाहिए, क्योंकि जो हमेशा शुक्राना नेमत है आपकी नेमतों में इजाफा करता है। प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। 3 रोज़ा उर्स तकरीबात कल बहुत ही खुश उसलूबी से इख्तिताम पजीर हुई, इख्तितामी दुआ के साथ, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने, ज़ायरीन ने शिरकत की। और हमने तीनों दिन के इंतज़ाम देखे इंतज़ामिया की तरफ से, और ख़ुद दाता दरबार के जितने भी मुंतज़मीन हैं उनकी जानिब से भी, दरबार के मुंतज़मीन की जानिब से बहुत ही स्पेशल इंतज़ाम किए गए थे। ख़बरों से अच्छी वैसे चाय अगर वही पी ली जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन आमिर भाई और हसन काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और शो से पहले कुछ हंसी मजाक भी यहाँ पे चल रहा था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह करम, शुक्र। ये जो शो से पहले कुछ थोड़ा सा मजाक वाला मंजर देखा ना, वो हम क्लासरूम्स में करते थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो आप बड़े भी हो जाएं, सीनियर रिपोर्टर भी हो जाएं, अपनी फील्ड के माहिर भी हो जाएं, अंदर वाला बच्चा हमेशा रहता है ना। बिल्कुल ज़िंदा रहता है, और अगर ज़िंदा ना रहे तो इंसान ज़िंदा नहीं रहता, वो मुर्दा होता है। वो बेचारा फिर एक रिटायर्ड लाइफ गुजारता है। और ये जो दफ्तर का माहौल है, ये तो अभी दफ्तर बड़ा हो गया तो लोग दूर दूर हो गए। पहले तो छोटा था जेल रोड में, तो वहाँ पे तो हर वक्त एक फ़न था, मतलब दफ्तर बैठना ही फ़न था। लोग एज एन ए फ़न बैठे रहते, अपनी ड्यूटी ख़त्म हुई तब भी बैठे रहते थे, दोस्ती यारियाँ थी। यहाँ ज़रा दूर दूर हो गया, दफ्तर भी ज़रा दूर आ गया, लेकिन अभी तक वो फ़न जो वो पुराने लोग हैं जेल रोड वाले, जैसे आप हैं, हसन हैं, बाकी लोग हैं, वो जो हैं वो हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी भी सीनियर नहीं हुआ। नहीं आमिर भाई, अब ये वाली बात तो आप ना करें, मैं आप सीनियर मोस्ट हो चुके हैं। आप वो दफ्तरी अमूर में सीनियर कह रहे हैं कि आपने शुक्र है ये नहीं कहा एज में सीनियर नहीं कह सकते, दफ्तरी अमूर में तो जरूर हो शुक्र है ये नहीं कहा सीनियर घोस्ट हो चुके हैं, इसने कहा जी मोस्ट हो चुके हैं। और भाई घोस्ट हो या मोस्ट हो, ये दिल तो बच्चा है जी। देखें नहीं, अब आप भी ये कह दे हम सीनियर नहीं, आयशा भी ये कह दे हम सीनियर नहीं, मानने वाली बात तो नहीं। मानने वाली बात, आयशा तो सीनियर है माशाल्लाह, आप सीनियर हैं, असल सीनियर हैं। आप नहीं है, हम नहीं, हम तो एज की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो तिफले मतलब हर वक्त सीख रहा हूँ। नहीं, सीखना तो सारी जिंदगी चलता है। अपने ऊपर कभी सीनियर का टैग लगाया नहीं, लगाना नहीं चाहिए। इसमें ना देखें, आमिर भाई वो वाहिद शख्सियत है कि जिन्होंने इस दफ्तर के हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं अपनी खिदमात जो है वो अंजाम दे चुके हैं। तो इसलिए फिर सीनियर मोस्ट आमिर भाई, और उन्होंने एंकरिंग कर ली, उन्होंने खबरें हर डिपार्टमेंट जाता है, हर डिपार्टमेंट में काम कर लिया। ये जो ना सीनियर बनना ना, ये छुपाना है। लेकिन अच्छा है, कैसर कोकर साहब कहते होते हैं हर डिपार्टमेंट में काम कर लिया, ये मैं सिफारिश पे जाता है, मेरिट पे वापस आता है। नहीं कहते हैं, आप करते हैं। मैं आपको असल में हकीकत बता दूं, पीछे वाली कहानी ये है। अच्छा जी, पहली खबर, दहशतगर्दों को अब उनकी जबान में जवाब देंगे। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में शिकस्त इंतहाई मायूस कुन है, कुछ टीम की कारकर्दगी और कुछ अंदर की हिकमत अमली। आमिर भाई, अच्छा, बांग्लादेश वाले तुम्हारे भाई हैं, वो दहशतगर्द नहीं है। उनको उनकी जुबान में आप जवाब दे रहे हैं, या आप उनको बांग्लादेश को दहशतगर्द की बात हो रही है, ये बिल्कुल उनको नहीं, वो अलग बात है, वो अलग बात है, दोनों अलग। ये दहशतगर्दी वो है जो गुज़िश्ता दिनों पहले, उससे पहले हमारे कच्चे के इलाके में जनूबी पंजाब में हुई, रहीम यार खान में, और उसके बाद बलूचिस्तान में हुई। असल में ये दहशतगर्दी जो है ये बाहर से इंजेक्ट की जा रही है, और इंजेक्ट करके यहाँ लोगों को इस तरह से तेज़ किया जा रहा है या उनकी शहादत की जा रही है, ताकि ये आपस में जो है इन लोगों का झगड़ा हमेशा लगा रहे। और जिस तरह से बलूचिस्तान में किया गया है, तो मेरा ख्याल है कल जो वफाकी वज़ीर दाखिला ने स्टांस लिया, ये हमें पहले लेना चाहिए था। हम जो ये मज़लूम बलोच और बलोच आवाज़ और बलोच बुला के नाम पर मीडिया भी हाइप देता रहा, और कुछ हमारे वो सीनियर जर्नलिस्ट जो कि किसी एजेंडे के तहत काम करते हैं, वो कभी मुजीबुर रहमान को हीरो बनाकर पेश करते हैं और कॉलम लिखते हैं, और कभी वो टीवी पर बैठकर ये गुमशुदा अफराद का, जिनको दहशतगर्द ही लेकर जाते हैं ट्रेनिंग पर, और उनके घर वालों को ये पता होता है कि हमारा बच्चा गुम हो गया, हालांकि वो दहशतगर्दों के पास होता है, वहाँ पे ट्रेंड हो रहा होता है वो बंदा, और उनसे वो रब्ता नहीं करने देते। अच्छा, ये पूरा एक नेटवर्क है, ये चाहे मीडिया में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे फ़ौज में हो, चाहे किसी इदारे में भी हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। जहाँ जहाँ ये लोग हैं, इस वक्त बेहतरीन मौका है
बिल्कुल पीछे ना हटा जाए, कोई स्टेप बैक ना लिया जाए, स्टेप फॉरवर्ड किया जाए। और कल जो ज़ुबान हमने मोहसिन नकवी की सुनी, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी ज़ुबान नहीं सुनी थी जितने वो गुस्से में थे और जितना वो डिटर्मन थे इस बात पर कि ये दहशतगर्दी ख़त्म करनी है। और ये दहशतगर्दी इसी तरह से ख़त्म होएगी। हमने दहशतगर्दों को खारजी कहना शुरू किया, अब ये जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले हैं इनको भी हम दहशतगर्द कहेंगे, और दहशतगर्द कहना चाहिए, क्योंकि ये दहशत जो पंजाब के नाम पे फैलाई गई, यानी पंजाबी शनाख्ती कार्ड देकर उनको शहीद किया गया, ये इसका मकसद सिर्फ एक था कि पंजाब और बलोचिस्तान दो भाई आपस में लड़ पड़े, और तो कोई मकसद नहीं था ना, और कोई मकसद, ये मकसद हम हाल नहीं होने देंगे। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ जो शायद बहुत सारे मेरे देखने वाले, पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बलोच लोग पंजाब में आबाद हैं, बलोचिस्तान में भी नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जितने ये आपका डेरा गाजी खान क्या है, सारा ये सारी बेल्ट ये जो रहीम यार खान है, ये क्या है, ये डेरा गाजी खान, डेरा रहीम यार खान, डेरा फला, ये सारे बलोच हैं। हमारे पास भी एक बलोच, हमारे पास बहुत सारे बलोच हैं, बहुत सारे, और मशहूर वही बाकरी बलोच है जो अभी ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, वो बलोच था। तो ये बलोच कबाइल, बलोच ट्राइब जो पंजाब में बसे, पंजाब में आकर आबादकारियाँ की, ज़मीनें ज़रहेज़ की, काम किया, आज वो पंजाब का हिस्सा हैं। ये भी हमारे बलोच भाई हैं, जो वहाँ पे हैं वो भी हमारे बलोच भाई हैं। मैं जब कोयटा गया था तो मैं वहाँ उस वक्त भी यही था कि जी हमारे बंदे जो गुमशुदा हो जाते हैं और वो उनको ले जाते हैं, उनको अगवा कर लिया जाता है, तो वहाँ शक्कर बीबी हुआ करती थी जिन्होंने वो कैंप लगाया होता था प्रेस क्लब के बाहर। तो मैं उस शक्कर बीबी से जाकर मिला, मैंने उनसे पूरी डिटेल ली, और जो जिस नतीजे में मैं पहुँचा था उस नतीजे पर आज आपकी गवर्नमेंट पहुँचने जा रही है कि ये जो गुमशुदा अफराद हैं जिनका अदालतों में खप डाली जाती है, शोर मचाया जाता है, इनमें 98% वो लोग हैं जो रज़ाकार तौर पर ख़ुद को इस ऐसी दहशतगर्द तंजीमों में शामिल करते हैं और चले जाते हैं। उनके घर वाले बेचारे ये समझ रहे होते हैं कि हमारा बच्चा हुआ हो गया, उनका ब्रेन वॉश इस तरह से किया जाता है, बिल्कुल ऐसे किया जाता है, वो अपने घर वालों को भी नहीं पहचानते, वो नहीं पहचानते, और वो ये समझते हैं कि ये सब दुश्मन है। ये जितने हारजी हैं और जितने इस तरह के लोग होते हैं, ये दहशतगर्द, उनकी ट्रेनिंग, उनकी तंजीम में सबसे पहले सबक ये सिखाया जाता है, ना कोई माँ है ना कोई बाप है, आपका मकसद आपकी माँ है, आपका मकसद आपका बाप है, ये सिखा कर उनको ले जाया जाता है। और जिस तरह ये कहा जाता है कि इल्लामा इकबाल ने भी कहा था, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका वो मिल्लत का कफन है। जो हमारी कौम का असल कफन है वो ये है कि हमें टुकड़ों में बांटा जा रहा है। कहीं कोई सिंधु देश का नारा लगाता है, कहीं कोई जाग पंजाबी जाग का नारा लगाता है, कहीं आज़ाद बलोचिस्तान का नारा लगाया जाता है, कहीं खैबर पख्तूनख्वा को कहा जाता है ये अफ़गानिस्तान का हिस्सा। तो ये ऐसे सेगमेंट्स को ना मीडिया में जगह दें, ना इनको डिस्कस करें, बिल्कुल इनको अलग करें, इनको अलग थलग करके, और जो इनकी पॉलिटिकल फेसेस हैं उनको पकड़ा जाए। ये हरगिज ये कार जो है ना, जब तक वो नहीं जाएंगे, चाहे वो मीडिया, मैं सबसे पहले बार मीडिया कह रहा हूँ, बार मीडिया कह रहा हूँ, बार मीडिया कह रहा हूँ, कहता रहूँगा, मीडिया में जो इनके सहूलतकार हैं उनको पकड़ा जाए, जिस मर्जी स्टेशन पे हैं, जिस मर्जी मीडियम से तल्लक रखते हैं उनको पकड़ा जाए। वो इसको प्रमोट करते हैं, अदालतों में गवाहियाँ लेकर जाते हैं, ये इन लोगों को पकड़ा जाए, तब जाकर ये सारा काम ठीक हो। बिल्कुल सही कहा। हसन, आपका एक कमेंट इस पे चाहिए, इसमें देखिए टीम की सर्जरी की तरफ भी जाते हैं। सर्जरी की तरफ तो बाद की बात है, पहले ये जो वाकया हुआ है बलूचिस्तान वाला, उससे पहले जो कच्चे वाला हुआ, ये हम सब के लिए जो है ना, ये आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। और मेरे ख्याल से तमाम सियासी जमातें हों, तमाम सबको छोड़ देना चाहिए, अब एक पेज पे होना चाहिए। और जब तक हम एक पेज पे नहीं होंगे ना, तो ये जो दहशतगर्द हैं, उनके सहूलतकार हैं, वो इसी तरह से फ़ायदे उठाते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो बेहतर यही है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें, तमाम जितने भी मीडिया रिलेटेड पर्सन हैं, सीनियर तरीन जो बनते हैं, उनको हम सबको एक पेज पे आना चाहिए और इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक होंगे, सीसा पिलाई हुई दीवार बनेंगे, तो हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके लिए ज़रूरी फिर वही बात है कि हम सबको एक होना, और वो जो तल्ख अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल मुनासिब है। आमिर भाई आगे आ जी, चैंपियंस लीग के बाद हमारे पास खिलाड़ियों का मुस्नद डेटा आ जाएगा और सर्जरी होगी उसके बाद। देखें, कल चेयरमैन पीसीबी जो हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उनके जी सूरत हाल है, इसमें ये अभी नहीं आई टीम पिछले 3 साल से सूरत हाल में, क्यों शिकस्त में। उसकी वजह यह है कि एक तो टीम में इत्तेहाद वो नहीं है, जिस तरह से अभी भी
हसन अली कह रहे थे कि सबको एक पेज पे होना चाहिए। अगर टीम एक पेज पे होती तो बांग्लादेश क्या हैसियत रखती है। और ये कोई और आपका होम ग्राउंड भी हो, होम ग्राउंड हो, होम क्राउड हो, बहुत सारे फ़र्क पड़ते हैं। आपकी पिच अपनी होती है, आपने कोई स्पिनर नहीं खिलाया है, तो ये मैं ये समझता हूँ कि इस टीम में अभी भी पोटेंशियल है। अभी अगला टेस्ट बाकी है बांग्लादेश को हराने का, और मैं नहीं पूरी दुनिया के लोग हैरान हुए इस बात पे कि 10 विकेटों से बांग्लादेश ने, पहली इनिंग्स इतनी ज़बरदस्त थी जिसमें अभी मैच जारी था, आपने डिक्लेयर कर दिया और आपने अपनी इनिंग्स ख़त्म करके बांग्लादेश को बारी दे दी। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं टीम के अंदर जो है वो फ्लॉ है रिजवान को, इसीलिए डबल सेंचुरी नहीं चेयरमैन पीसीबी कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें एज ए सीएम तो वो ठीक करके गए हैं, तो एज ए चेयरमैन पीसीबी भी ठीक कर जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें अगेन मैं आमिर भाई इसलिए निशानदेही कर रही हूँ, कुछ चीज़ें यहाँ भी सराहियत कर चुकी हैं। देखें, मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे, आप ज़्यादा डीपली जानते हैं, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि हमने बहुत सारी खराबियाँ जो हैं उनको पकड़ा ही नहीं है, अभी तक भी नहीं, अभी तक हमारा इदराक वहाँ तक नहीं है। हम अभी भी रिफाइंड प्लेयर्स को चैम्पियंस लीग अभी करवा रहे हैं, उसमें देख रहे हैं, बाकी जगहों पे देख रहे हैं। असल में आपका जो बच्चा था वो स्कूल में था, और वो अंडर 16 बच्चा जो है, या अंडर 13 बच्चा है, या अंडर 14 बच्चा है, उस पर हम तवज्जो नहीं दे रहे। और फिर वो जब स्कूल से निकलेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएगा, उस पर तवज्जो नहीं है। फिर वहाँ से निकल के वो जब अपने प्रोफेशनल क्रिकेट में आएगा तो उसके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या है। देखिए, आपने बहुत सारे इदारों में डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो बंद की गई थी, वो इमरान खान ने यही तो तबाही फेरी। अच्छा, इमरान खान के अलावा भी तबाही नवाज शरीफ साहब ने फेरी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी इस काम में कार खैर डाल के गए थे। तो उन्होंने स्पोर्ट्स की कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में सीटें कम कर दी थी, और वो उन्होंने अपनी तरफ से ये कहा था कि हमने बैकडोर बंद कर दिया, लेकिन वो उससे स्पोर्ट्स ही बंद हो गए। और जो आपके अदारे यहाँ पे कमर्शियल हैं वो अरबों खरबों रुपया इस कौम का खा रहे हैं, स्पोर्ट्स पे 1 रुपया नहीं लगा रहे हैं। तो आपको उनको कैदर करना भाई, बच्चे को क्यों कोई खिलाएगा, कितने का बैट है, कितने के ग्रिपर्स हैं, कितने की यूनिफॉर्म है, कितने की पिच है, कितने का क्लब का खर्चा है, और उसके ऊपर जॉब नहीं है। अगर जॉब नहीं है तो फिर वो क्यों खेलेगा। तो बच्चे जो अब बने, जिस तरह से वसीम अकरम बना, जिस तरह से वकार बना, उनके लिए कोई एकेडमियाँ नहीं थी, आपने सिर्फ जॉब दी हुई थी। किसी को रेलवे में, किसी को पीआईए में, किसी को कस्टम में, किसी को किसी बैंक में, बला बैंक में, फलां बैंक में, बला बैंक में, आपने जॉब्स दी। प्लेयर्स को शौक था कि मैं अगर मेरा वो कहते थे ये मैं अगर कोई कौमी टीम ना भी खेला तो किसी बैंक में तो चला जाऊंगा ना। और आपके बहुत सारे प्लेयर जो हैं, मतलब जावेद मिर्दाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे से रिटायर्ड हुए। अच्छा। बैंक से ऐसे ही आपके हॉकी के प्लेयर कस्टम से ऑफिसर ग्रेड में गए, सलाहुद्दीन जैसे प्लेयर, समीउल्लाह जैसे प्लेयर, और आपके पीआईए में आप यानी आप अपॉर्चुनिटीज की बात, जब तक आप प्लेयर्स को आगे उसका मुस्तकबिल नहीं दिखाएंगे, उस वक्त तक प्लेयर खेलने को तैयार नहीं होगा। नीचे ग्राउंड लेवल पर काम जो है वो करने की बहुत अशद ज़रूरत है। वहाँ तक अभी तक चेयरमैन नहीं गए, अभी चले जाएं प्लानिंग तो की जा रही है। अब हमें आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से इस पर काम हो रहा है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। मेरा ख्याल है कि वैसे अब वो जो सैर वाला और शौक वाला, और अक्सर क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कभी मुझे कह देते थे ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं मेरा तक, वहाँ से जाके वापस आ जाएंगे, अब वो वाला जो है ना शौक सबका ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आमिर भाई पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, 110 रुपये से 600 रुपये तक इजाफा किया गया। हसन की तरफ आती है, हंसने की वजह बता दें। मैं इसलिए हंस रहा था, 110 रुपये की खातिर में आपका मियाँ मैं जानता हूँ, 110 रुपये करोड़ोपति आदमी है और अच्छा खासा वकील है, फिर ट्रांसपोर्ट का काम। मैं आप मुझसे ना खुलाएं, इनकम टैक्स वाले पीछे होंगे, लेकिन वो करोड़ 110 रुपये में उसको कुछ नहीं होता। नहीं, एमी वाला मैं कह रही हूँ। अच्छा, ये वाली बात से मुझे आपकी हमेशा एतराज रहता है, मतलब हर रोज महंगाई बढ़ती रहती है, आप हर बात पे सेटिस्फाइड हो। अच्छा, आपने हसन की तरफ जाना है। मैं आपको बताऊं, जब आप लफ्ज बोलते हैं ना महंगाई, तो इसका मतलब होता है कि तमाम चीज़ों की महंगाई, इसको आप ओवरऑल व्यू करके आप महंगाई कहते हो। आप ये नहीं कहते हो, मतलब अगर एक चीज़ हो ना तो आप कहते हो करेले महंगे हो गए, यही कहते हैं ना, फिर आपके महंगाई नहीं कहते। जब आप महंगाई लफ्ज बोले, वैसे महंगाई, हमसाई, ये सारा लफ्ज, ये हमसाई आपको कहाँ से याद आ गई? ऐसे ही दाल में ऐसे ही। अच्छा चाहे दाल ही काली है। अच्छा महंगाई जो है, जब इसको कहते हैं तो ओवरऑल सब पर महंगाई का असर आएगा, क्योंकि
जो मोटरवे है, चले मेरी वाली तो बात आप छोड़ दें, वो मजाक में रह गई। हमारे अपने बहुत सारे ऑफिस के लोग हैं जिन्होंने एवरी वीकेंड अपने घरों में जाना होता है। 110 रुपए से एक गाड़ी वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो बस वाले का टोल बस वाले ने देना होता है। पहली बात ये है, कमर्शियल गाड़ियों के अपना ही वो नहीं आमिर भाई, इसमें आपसे अच्छा, देखें कितना था? एक बड़ी 1210 हो गया है। मैं बता देता हूँ आपको, गाड़ी का 1250 के करीब हो गया ना। 1210 यार, 1250 ना बोलो आप, 1210 कर लें। और यहाँ से इस्लामाबाद तक था, और ये हसन बाहर रह के आया है, इसको पता है टोल की क्या कीमत है। तो आमिर भाई मैं मान लिया आपकी, एक मिनट देखें मेरी बात सुने। टोल आप कह रहे हैं ना बाहर रह के आए हैं, तो वो जो आपको एक स्लिप मिलती है ना, वो आपको कहाँ कहाँ फ़ायदा देती है? आपके यहाँ पे वो सहूलतें मिलती हैं। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाए तो वो जो कंपनी है वो स्लिप आप उसको दिखाएं तो वो टो करके आपको वापस जो है वर्कशॉप तक पहुँचाने की उन पे जिम्मेदारी है। यहाँ पे नहीं होता। आपसे किसने कहा? आमिर भाई कहाँ होता है? आपने पैसे खर्चने होते हैं। और नहीं भाई 130 पे करो, करें आप। मैंने किया, मैं एक दफा मोटरवे पुलिस आपके पास पहुंचेगी और आपके पास लेके जाएगी। हमारे शो में भी वो दावा करके गए थे, लेकिन मेरे साथ क्योंकि ऐसा कोई एक्सपीरियंस अभी तक हुआ नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, लेके भी जाते हैं, वो आते भी हैं, वो पैसे लेते हैं। ये आपको बता, मुझे छोड़े वो टोल प्लाजा बता कितना था? कितना क्या लंदन में तो रह के आया ना, मोटरवे पे सफर किया तो वो सारा कुछ एक तरह। अब वहां पे सहूलतें हैं कि नहीं है? आमिर भाई यहाँ पे भी सहूलतें हैं। आप क्या सहूलत? अच्छा, जितने पैसे यहाँ पे उतनी सहूलत यहाँ पे नहीं। अच्छा, उतने पैसे लगा दे, उतनी सहूलत दे देंगे, तेरे पास गाड़ी के लिए आ जाएगा टोल प्लेट। आप ये देखें, आपके गाड़ी का पेट्रोल, मुझे आप बताओ उतने कितने पैसे थे वहाँ इंग्लैंड में, कितने पाउंड दिए थे? आमिर भाई आप लोगों के नापसंदीदा रिपोर्टर बन जाएंगे, मैं आपको मशवरा दे रही हूँ। देखिए आमिर भाई ये बात गलत है, मैं सारे बात नहीं करूंगा कि आमिर भाई बात गलत कर रहे हैं। कहते हैं ठीक हर है, चीज झूठ बोलने वाला, ठीक है, इसलिए कि टेस्ट महंगे हो गए, ठीक है, सच बोलने वाला पसंद ही नहीं हो सकता। नहीं गलत सच बात के तो है। मुखालिफ है। आप कहते हैं महंगाई हो रही है। मैं आपको एक बात बताता हूं, कितने पाउंड देता था तू मोटरवे लंदन से मैनचेस्टर जाते हुए? आमिर भाई तो वहां पे सहूलतें देख लें और अपने यहाँ पे देख भाई उतने पाउंड यहाँ ले लेते हैं, वो सहूलतें दे देते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। आपने जीटी रोड पे, आप मोटरवे की बात करें, आपने जीटी रोड पे लाहौर से सिर्फ गुजरांवाला जीटी रोड आप चले जाएं, जो जीटी रोड का हाल है उसका कौन जिम्मेदार है? हाँ। आप टोल कितना देते हैं? 2 जगह पे टोल दिया जाता है गुजरांवाला जाते हुए लाहौर से, ठीक है? उस सड़क का हाल देख लें, वहां पे गाड़ी लेके जाएं, आपको दूसरी तरफ आपका दिल नहीं करेगा। तो ये इसका कौन जिम्मेदार है? मोटरवे का बढ़ाया भाई, मैं तो मैं आपको ओवरऑल बात बता रहा हूँ ना। वो जो आप 10, 15, 20 रुपए दे के जाते हो, कितने रुपए दे के जाते हो? गुजरांवाला 2 दफा अगर जाना हो तो तकरीबन 120 रुपए लगते हैं। अच्छा, 60 रुपए लेते हैं? नहीं, 110 और 140 रुपए, ठीक है? मोटरवे का टोल प्लाजा 110 रुपए का और आगे 30 रुपए, 140 रुपए। ये गाड़ी से हटकर आगे देखे ना, आगे भी देखें, इसमें बसें भी शामिल हैं। मुझे एक बात बताएं, जो ट्रांसपोर्टर है उसने किस पे डालना है? उसमें लोगों पे डालना ना, जो जितना भी बढ़ेगा। ये तो महंगाई अब बढ़ गई, तो महंगाई होनी। अब आप कहते हैं महंगाई, जब आप महंगाई लफ्ज बोलते हैं हसन अली, जब आपकी तमाम प्राइसेस बढ़ गई, जब आपके जो उन्होंने मोटरवे की मरम्मत करनी है उसके पैसे बढ़ गए, जो आपने इलेक्ट्रिक गैजेट्स वहाँ लगाए हैं उनके पैसे बढ़ गए, जब जो सरकारी तनख्वाहें थी आमिर भाई इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो लगाए हैं वो बढ़ गई। मुझे बताएं ये महंगाई किस पर जाती है? महंगाई जब आप लफ्ज बोलते हैं ना तो तमाम चीजें महंगी होती हैं भाई, उसमें सिर्फ आप इस पर बड़ा अच्छा है, फिर उस तरह की सहूलियात भी ये बड़ा अच्छा है। मैं भी कह दूं यार ये FWO वाले बड़ी ज्यादती कर रहे हैं और ये महंगा कर रहे हैं, ये मैं भी कह सकता हूं। देखिए लेकिन सहूलत भी तो जैसे आप कह रहे हैं FWO के पास है ना, कल फिर अगर जैसे आप कह रहे हैं, मैं तो आपसे कहता हूँ देखिए महंगाई कम होनी चाहिए। जब मैं ये कहता हूँ तो महंगाई तो तमाम चीजों की महंगाई, चाहे वो बिजली के यूनिट्स हैं, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे सब्जी है, चाहे दालें हैं, चाहे चावल है, कुछ भी है, जो जो हम पर महंगाई का बोझ है वो कम होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। यही बात कर रहा हूँ मैं। जब ये बात करता हूँ कि महंगाई ओवरऑल बढ़ी है तो हर सेक्शन, हर डिपार्टमेंट, हर शोबा अपने अपने पैसे बढ़ाएगा। जैसे हसन अली ने कहा महंगाई से आवाम तो परेशान है। आमिर भाई मुझे ब्रेक मैंने कहा कि आवाम खुश हो रही, लुटियां नहीं, आप खुश होते हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तो ओवरऑल महंगाई हो रही है, महंगाई भुगतनी पड़ेगी, ये लोगों की नापसंदीदा बातें हैं। तो मैं तो आप लोगों को खुश करने के लिए तो नहीं, मैं तो अल्लाह के लिए बैठा नहीं, मैं आप महंगाई कहेंगे लोग खुश हो जाएंगे, हद है, लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान है, आप कहते हैं महंगाई होनी चाहिए। 10 रुपए पे मियां लेके जाएगा लॉन्ग ड्राइव पे। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद आते हैं।
खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। ताजिरों की बात कर लेते हैं। 28 अगस्त की हड़ताल पर 2 हिस्सों में तकसीम है। अंजुमन ताजरान खालिद परवेज भट्टी अशरफ भट्टी ग्रुप हड़ताल के हक में है। हसन, क्या मामला था? देखें अना, इसमें ना जमात इस्लामी ने ये एक स्टेप उठाया। पहले उन्होंने धरना दिया इस्लामाबाद पिंडी में जाके, उसके बाद हुकूमती कमेटी एक उनकी बन गई, इनकी बन गई, एक इनकी बन गई, वो मुज़ाकरात हुए। और उसके बाद हमने देखा कि उससे पहले भी हुकूमत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से बिजली जो है उसकी कीमत में कमी लाई जाए, और पंजाब में ये हुआ भी। ना सिर्फ पंजाब में बल्कि फेडरल में भी उन्होंने, पंजाब ने जो है वो कहा कि 14 रुपये फ़ी यूनिट कम किया जाएगा। अब हड़ताल करने की बात आ गई, अब हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। इससे नुकसान क्या होगा? इससे नुकसान फिर वही, हम एक तरफ हम महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो हड़ताल करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो दिहाड़ीदार मजदूर है वो क्या करेगा कल? सबसे मेरा मेन पॉइंट ये है कि जिसने कमाना ही मार्केट में बैठ के तो मजदूरी करके, अंदर इत्तेहाद लेकर आए ना, इनके अपने ताजिर हमेशा तकसीम रहे हैं। ये आमिर भाई बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ताजिर हमेशा से तकसीम रहे हैं, क्योंकि एक ताजिर वो हैं कि जो हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं, और एक वो हैं कि जो अपोजिशन जिनको कह लें आप। सही, ताजिर हमेशा तकसीम रहे हैं। ये सिर्फ एक दौर हमने देखा था, हाजी मकसूद भट्ट साहब हुआ करते थे, तब एक आवाज़ पे शटर डाउन हड़ताल हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद नहीं हुई। अब मेरा मकसद जो है वो ये है कि जमात इस्लामी, वैसे तो बहुत सारी बातें की जाती हैं जमात इस्लामी की जानिब से कि महंगाई है, आवाम को सहूलत नहीं दी जा रही, ये नहीं। अब उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी है, तो जो दिहाड़ीदार, जो मजदूर आदमी है, वो कल क्या करेगा? जिसने मार्केट में बैठ के मजदूरी करनी है, लोडिंग का काम करना, कुछ भी करना, वो कल बेचारा अपने घर, अगर हड़ताल, अव्वल तो जुज़वी हड़ताल होगी, क्योंकि ताजर फिर तकसीम मुतहम्मिल नहीं है ना, एक तो नहीं है, नहीं, और दूसरा वो आपने बात की कि एक तो धड़ों में तकसीम है, दूसरा जो महंगाई के हालात है ना, आप देख लीजिएगा कि अच्छी खासी तादाद में दुकानें खुली होंगी। अब इसमें फिर वही बात आ जाती है कि हुकूमत कोशिश कर रही है, ये नहीं कह सकते कि नहीं कर रही है, हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जाए, आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, लेकिन कोशिश से काम नहीं ना चलने वाला। आमिर भाई, अच्छा, एक बात तो पहले मैं हसन से ये इस बात पर इत्तेफाक ही नहीं करता कि ताजर मुतहद नहीं है। ताजर बिल्कुल 100% मुतहद हैं। जहाँ जहाँ आवाम को महंगाई में पीसना हो, ये सारे ताजर एक हैं। ये ठीक है बात, ये सारे ताजर एक हैं। और अगर गवर्नमेंट के अहकामात को हवा में उड़ाना हो तो ताजर एक हैं, तजावजात बनानी हो ताजर एक हैं। और ये ताजर एक हैं हर उस काम में जो मुल्क की मईशत में रोड़े अटकाने वाला काम है। मसलन इन ताजर से आज कहा जाए कि आप मगरिब के वक्त दुकानें बंद करें तो ये बाहर निकल आएंगे, और ये 12 बजे 1 बजे घर से निकलते हैं। इनसे कहा जाए कि जो आप चाइल्ड लेबर लेते हैं, बच्चों को जो आपने मुलाजिम रखा हुआ है निकाल दें और इनको स्कूल में दाखिल करवा दें। आप कितने करोड़ोंपति अरबोंपति, आपकी एक एक दुकान 1-2 अरब रुपए की है, इनको दाखिल कराएं। क्यों आप इनको छोटे के तौर पे इस्तेमाल करें? ये हड़ताल पे चले जाएंगे। ये सब ड्रामेबाजी है, कुछ जमात इस्लामी का अपना स्टंट है जो वो चला रहे हैं। इन्होंने बिजली के नाम पर शुरू किया था, बिजली पंजाब गवर्नमेंट ने सस्ती कर दी, 2 माह के लिए कर दी, तो कर तो दी ना भाई। अब आप उसमें अपना उसमें लुच तल रहे हैं, और आप इसमें ताजरों को कर रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं कि आप हड़ताल करें। तो इससे क्या होने वाला है? ताजर ही तो महंगाई करते हैं। मुझे बताएं, ये जो मुर्गी महंगी बेच रहे हैं 100 रुपये किलो सरकारी रेट से, कौन है? ताजर नहीं है। बिल्कुल। आप इनको क्या कहेंगे? ये जो सब्जी, ये दालें, ये चावल, ये अकबरी मंडी, ये ब्रांडथ रोड, ये शालमी, ये आजम कलात मार्केट, मौकिफ होता है क्योंकि हम बुलाते रहते हैं। ये मुझे बताएं, ये क्या, ये मार्केटों के सुदूर को तो वो कहते हैं जी ये ताजर इस शहर के मंदिर खा गए, जो कि इस शहर में मंदिर पुराना हेरिटेज था, वो खा गए, वहाँ पे मार्केटें और दुकानें बना दी। ये ताजर, ये इस अंदरून शहर के, मैं आपको क्या क्या बताऊं, लेकिन आमिर भाई अब क्या क्या इन्होंने हरकतें की और क्या क्या इन्होंने कब्जे किए। अब ये ताजर जो हैं, ये महंगाई के, ये हमारे हमदर्द हैं कि जी हमें महंगाई से हम मुतासर हो रहे हैं। आप मुतासर नहीं हो रहे, आवाम मुतासर होती है। आप नहीं मुतासर होना होता है आप, नहीं भाई, इसने इन्होंने क्या, अच्छा मैं एक बात बताऊं, हमने मुतासर होना होता है। जितनी मर्जी भी महंगाई हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने वो कसर निकाल लेनी होती है आवाम से। इनका क्या है, जो ये उर्दू बाजार है, मुझे बताएं, अगर महंगाई होगी, जो बॉल पॉइंट 5 रुपए का था, ये 10 रुपए का कर देंगे, बल्कि इनकी 2 रुपए की मजीद दिहाड़ी लग जाए। ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कागज महंगा होगा तो ये किताब और कापी महंगी कर देंगे। होता आ रहा है, इनका काम रहेगा ना। हमने स्कूल में बच्चे भेजना बंद करने हैं, ना स्कूलों से उठवाने हैं। हमने पिसना है, और हमने पीस कर भी आपके पैसे पूरे करने हैं।
ये जो आप हड़ताल कर रहे हैं एक सियासी स्टंट के तौर पर, या आप सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट को तंग करना चाहते हैं और उसके लिए आप हड़ताल कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये आमिर भाई ये हड़ताल ओवरऑल है, ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं। मेरा नहीं हाल ओवरऑल होएगी, ओवरऑल होगी नहीं ना। देखें हड़ताल जुज़वी होगी जहाँ अब जमात इस्लामी के वोट कितने हैं, सीधी सी बात है, सच्ची बात करनी चाहिए ना। कितनी सीटें हैं इनकी पंजाब असम्बली में, कितनी सीटें हैं इनकी कौमी असम्बली में, बताएं ना कितनी सीटें हैं। तो ये हमायत का ऐलान कर रहे हैं तो क्या इसका असर ये इस वक्त सिर्फ वो आमिर भाई वाली बात है कि एक स्टंट है कि किसी तरह से लोग जो है वो जमात इस्लामी की तरफ जो है वो मुतवज्जे हो जाए कि महंगाई के लिए बाकी तो कोई जमात खड़ी नहीं हुई। हाँ। एक आज आके जमात इस्लामी खड़ी हुई है। जमात इस्लामी को के जो क़यादत है उसको ये सोचना चाहिए था कि हड़ताल की कॉल दे रहे हैं तो आम आदमी जो बेचारा गरीब है, मजदूर है, उसका क्या बनेगा। स्टेक होल्डर्स को अगर वो इत्माद में ले लेते हैं, तमाम यूनियंस को ये नहीं, आज किसके पास इतना वक्त है कि हड़ताल का हिस्सा बने, जमात इस्लामी का साथ दे, अपना काम छोड़ के, या तो फिर दिहाड़ी वाले मजदूरों को। नहीं, ये तो हसन अली बेहतर जानता है मुझसे। तमाम ताजर तंजीमें किसी ना किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ उसका विंग है, उसका विंग है। ये हर जमात में ये कोई ऐसी जमात नहीं है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे PTI है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे जमात इस्लामी है, कोई जमात आप नाम ले लें, उसके आगे ये ताजर विंग्स हैं सारे के सारे। ये कोई किसी के साथ होते किसी के साथ, ये ऐसा चलता रहे। मैंने पहले एक बात कही थी कि ताजर तकसीम ही इस तरह से किए जाते हैं कि एक हुकूमती धड़ा होता है और एक अपोजिशन कह सकते हैं। लूटने में सब एक हैं भाई। लूटने में तो आमिर भाई वो उसमें तो लूट मार में सब उसमें तो सब एक हैं। जैसे फिर हम वही बात करेंगे, जैसे ट्रांसपोर्टर है, इधर पेट्रोल की कीमत या डीजल की कीमत बढ़ी नहीं और उधर जो है वो उन्होंने फौरन किराए बढ़ा देने हैं। वो बोझ उसी तरह से आवाम के ऊपर पड़ता रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन मैं ये जो हड़ताल है, ये हड़ताल नहीं होनी चाहिए थी। इसका जो और देखें, और बहुत से प्लेटफॉर्म हैं और बहुत से तरीक़ाकार हैं। हुकूमत कोशिश कर रही है, सीरियस कोशिश कर रही है इस वक्त कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, हुकूमत का साथ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है एक पेज पे आके। ताकि देखें, तजावीज़ देना हर एक का हक है। इनको चाहिए था कि ये जैसे धरने के मौके पे ये सारे एक होके बैठे थे हुकूमत के साथ, अब भी ये बैठते, हड़ताल ना करते, ये कहते कि अब महंगाई, अब बिजली कम कर दी है, महंगाई के लिए भी हम आपके साथ बैठते हैं। ये हमारी तजावीज़ है। बात ये ना कि कल की हड़ताल देख लीजिएगा, अगर ये कामयाब नहीं होती तो फिर ये इनके लिए ही लम्हा फिक्री है। मतलब आपके अपने ही ताजिर अगर दुकानें खोल के बैठे हैं तो फिर आपकी हड़ताल का क्या जवाब रह जाता है? और फिर आपके पास क्या जवाब है कि आप उहदों पे मौजूद रहें? वही ना, देखिए बात सही है। अगर आप इतने हमदर्द हैं तो आप कहें जी आए आज से हम 6 बजे दुकानें बंद कर दिया करें। कभी भी नहीं करेंगे। 6 बजे दुकानें बंद करेंगे, सुबह 8 बजे खोलेंगे, 6 बजे दुकानें बंद करके घरों को जाएंगे, ताकि ये बिजली सारी दुनिया में इसी तरह से है भाई। यहाँ पे तो आपने कोविड के दिनों में नहीं की जी। डे लाइट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में, ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है। हमारे यहाँ अभी जाके देख लें, आपको मार्केटिंग नहीं सही तरह से खुली नजर आएंगी। तमाम दुकानें 12 बजे तक नहीं खुलती, 12 बजे तक नहीं खुलती। आप ये अभी टाउनशिप मार्केट में चले जाएं, आप लिंक रोड पे कहीं पे भी चले जाएं, तमाम चीजें बंद है। तो अगर यही हालात रहे और अगर एक तरफ आप महंगाई की बात कर रही हैं, एक तरफ आप आवाम का साथ देने की बात कर रही हैं, खैर ये कल वाली हड़ताल आप देख लीजिएगा किस हद तक कामयाब होती है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। म्यू अस्पताल से खबर शामिल कर लेते हैं। इकलौती CT स्कैन मशीन 1 माह बाद भी फॉल ना हो सकी, टेस्ट ना होने से मरीज दरबदर हैं। ये मशीनों के मसाइल कुछ ये हैं कि ये मशीनें क्योंकि यहाँ से ख़रीदी नहीं जाती, बाहर से ख़रीदी जाती है, फिर इनकी केयर वैसे नहीं की जाती, इनको जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है वो बिल्कुल नहीं दिया जाता, टेक्नीशियन यहाँ के नहीं होते, तो फिर इनको ताला लगा दिया जाता है कमरों को और हमेशा के लिए ये कमरे में बंद होकर रह जाती हैं। ऐसे ही आमिर भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने पहले भी एक दफ़ा आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि हम चीज़ें बना लेते हैं लेकिन उसकी मेंटेनेंस, मेरा ख्याल है उस वक्त वो लिफ्ट्स की बात थी जो हॉस्पिटल में बनी थी। मैंने आपसे कहा था असल चीज़ मेंटेनेंस है। किसी चीज़ को आप मेंटेन रखें, जिस तरह से हसन ने कहा कि GT रोड बन गई, उसके बाद GT रोड का हाल देखें तो यही हमारे यहाँ है। एक तो हमारे पास मशीनों के ऊपर प्रेशर बहुत है, क्योंकि मैं इससे पहले शायद मैं इत्तेफाक ही ना करता, लेकिन मैं क्योंकि म्यू हॉस्पिटल रह के आया हूँ 21-22 दिन और मैं मुख्तलिफ टेस्ट कराता रहा हूँ। सिर्फ म्यू के नहीं, आपके जितने सरकारी हॉस्पिटल, आपके जितने टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं सब पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। असल में एक और मैं इस बात पर हैरान हूँ, आपके पास एक मशीन है पूरे म्यू हॉस्पिटल के लिए जहाँ पूरे पंजाब से मरीज आता है। सही बात। वहाँ पे आपके पास तो 3-4 होनी चाहिए ताकि एक मशीन को सांस भी देने की, यानी 3-4 खराब हो जाए।
3-4 मशीनें होनी चाहिए ताकि एक मशीन को सांस आए। अगर आपके घर में 2 गाड़ियाँ होंगी तो कभी एक चलेगी कभी दूसरी चलेगी ना, एक ही होगी तो फिर एक ही को आप रगड़ा लगा। तो ये हमारी सिटी स्कैन जितनी मशीनें हैं इनको रगड़ा लग रहा होता है। और मेरा मानना ये है कि ये गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए। ये उस बिजली के रिलीफ से भी ज्यादा जरूरी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप बाहर से यही सिटी स्कैन करा रही हैं प्राइवेट लेबोरेटरीज से, प्राइवेट अस्पतालों से, तो कितने महंगे हैं ना। सबसे मसला ये है कि टाइम नहीं मिलता है सिटी स्कैन के लिए। हमें डॉक्टर कह रहे होते हैं कि आप सिटी स्कैन करा के लाएं, हमें रिपोर्ट दिखाएं, और यहाँ पर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में टाइम नहीं होता है। क्योंकि इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर आपका आगे से तमाम आपके पास देखें हॉस्पिटल्स में फिल्म नहीं है, एक्सरे फिल्म अब खत्म हो गई। अब आपके पास वो जो इंजेक्शन लगता है जिससे वो कंट्रास्ट बोलते हैं, वो नहीं है। अब ये एक सिटी स्कैन है, ये भी ख़राब हुई पड़ी है। तो इसका जिम्मेदार मैं ही समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, जिसको हॉस्पिटल की रिवैम्पिंग अगर निगरान गवर्नमेंट ने कराई थी तो इस गवर्नमेंट को चाहिए था कि उसको आगे बढ़ाते काम को, मज़ीद मशीनरी जो है ये फराहम की जाए। सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत कमी है इनकी, और लंबी लाइनें, लंबी क्यूज़ और लंबे टाइमिंग्स हैं। यानी आपको वो 2 माह के बाद टाइम दे देंगे, तो वो भी बेचारे मजबूर हैं, वो क्या करें। MRI करानी हो, CT स्कैन कुछ भी करवाना हो, यही हालात है। इसमें वही बात है कि जब तक देखें, जब तक मशीनें नहीं बढ़ाएंगे तब तक यही हाल रहेगा। जिस तरह से चल रहा है इसी तरह से चलता रहेगा। इस ख़ास तौर पे आमिर भाई की जो CM हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उनको ये चाहिए कि वो इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें। सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है। इसके साथ साथ CM राबड़ी देवी है? नहीं आमिर भाई, मैंने कहा शायद मजबूरी है क्योंकि इस वक्त राबड़ी देवी वहाँ इंडिया में है। आपका होता है CM, आपने कहा अमर की CM है, आपकी शायद कोई और होगी। आमिर भाई आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। मैंने सवाल पूछा है भाई, आपकी राबड़ी है, वो सिर्फ आपकी पसंदीदगी, आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है उनका नाम सुनते ही, मैंने इसलिए ये बात आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। वैसे तो जाहिर है हम भी यहीं रहते हैं, तो CM तो वो हमारी भी। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें, CM साहबा की प्रायोरिटीज में ये हेल्थ का डिपार्टमेंट है? अभी तक नजर नहीं आया। नहीं है आमिर भाई, कहाँ नजर आया आपको? मुझे एक मिनट हसन, मैं बता देती हूँ कहाँ तक है। वो जो उन्होंने वो वैन का इफ्तिताह किया, वो वाला व्हील्स ऑन क्लिनिक, अभी 45 अरब रुपया जारी किया है। आमिर भाई, जारी करना बात नहीं रखता ना। आप जाके अस्पतालों के हालात देख लें, आपके जारी किए हुए पैसे वहाँ लग ही नहीं रहे। लग रहे होंगे। मैं आप ख्वाजा इमरान नज़ीर को नहीं जानती हैं, मैं जानता हूँ। आप ख्वाजा सलमान को नहीं जानती हैं, मैं ख्वाजा सलमान को अपने बचपन से जानता हूँ। यानी मैं उस वक्त बच्चा था जब वो यंग थे, बिल्कुल हमारे महल्लेदार भी हैं, तो उनको जानते हैं। ये बहुत डिटर्मिन्ड हैं। इन्होंने पंजाब में इस वक्त मेडिसन का, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टोरेज हाउस बना लिया है इन चंद माह में, जिसमें ये गवर्नमेंट है। वो आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह अद्वियात बाहर। फिर ख्वाजा साहिबान से मैं रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि फिर अस्पतालों में भी जाके देख लें, अस्पतालों में भी जाके देख लें कि कौन सी मेडिसिन हॉस्पिटल्स में भी। ख्वाजा इमरान ने भी कल भी वो मरीज के में विजिट कर रहे थे। ख्वाजा सलमान भी 24 घंटे काम करने वाले बहुत मुतहरक लोग हैं। मैं एग्री करती हूँ, ये काम करते हैं। ये अगर वजीर दोबारा बने हैं ना, तो इसकी वजह उनके पीछे उनकी कारकर्दगी है। मैं आपको बताऊँ, ख्वाजा इमरान, ख्वाजा सलमान, ये दोनों अपनी किस अस्पताल गए आपको पता है? कितनी दफा गए आपको पता है? चिल्ड्रन हॉस्पिटल से मेरे पास यहाँ पे गेस्ट आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारे तमाम डॉक्टर्स टाइम पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। 8 बजे का मतलब है 8 बजे, क्योंकि निगरान CM कभी भी कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल सुबह के टाइम भी चले जाते थे। फिर वहां जाके एक मरीज से दरियाफ्त करना, मैं इसका गवाह हूं, एक मरीज से दरियाफ्त करना। मैंने तो आधी रात के विजिट भी देखे, CM साहिबा ये नहीं कर सकते। आधी रात के विजिट भी देखे, अपनी आंखों से देखे। मैं मरीज था, मैंने बतौर मरीज देखे। आप लोगों ने तो बाहर बैठ के देखे, मुझे बता देना CM साहिबा क्या ये नहीं कर सकते? मैं ये आप इसकी CM को छोड़े, उसने आगे जो वजीर हैं उनको काम करना चाहिए, और वो काम मेरे हिसाब से वो आमिर भाई CM को नहीं करना चाहिए। अगर वो 2-4 हॉस्पिटल्स का विजिट कर लेंगी तो हालात ठीक हो जाएंगे। उसमें वज़रा इसीलिए रखे जाते हैं कि वो अपने 3-4 ऐसे सरप्राइज विजिट CM साहिबा कर लेना सिर्फ, तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब आप कह रहे हैं CM साहिबा को छोड़े तो हम छोड़ देते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। चले मिनिस्टर्स पे ठीक है जी। आप ये चाहते हैं कि CM साहिबा ना निकले, मैं कहना ठंडे कमरे से बाहर ना निकले, ठंडी गाड़ी से ना निकले, और जो बाकी के लोग हैं वो निकले। अच्छा नहीं आमिर भाई ऐसे नहीं चलेगा। आप ये चाहते हैं कि ख्वाजा इमरान और ख्वाजा सलमान को ना वजीर बनाया जाए? नहीं, हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते। CM ये काम करे, ये रखे जो 2 वजीर किस लिए? फिर तो आमिर भाई 2 वजीर है, स्पेशलाइज्ड का, एक प्राइमरी का। मुझे बताएं 2 वजीर हैं, 2 वजीर हैं, 2
निगरान ने रखा नहीं था वजीर कोई भी। क्यों नहीं रखा था? डॉक्टर जावेद अकरम भाई डॉक्टर जावेद अकरम, हाँ डॉक्टर जावेद अकरम थे। आमिर भाई वो खुद भी वाला मुतहरक है वो छोड़। और एक और चीज बताऊं, आप ये वाली बात करें, सिर्फ डॉक्टर जावेद अकरम नहीं, बाकी के मिनिस्टर्स भी थे जो हॉस्पिटल्स का विजिट करते थे, सब साथ होते थे। बिल्कुल ऐसे। हमारा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ एक दफा अगर सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा जाके ये देख लें कि सीटी स्कैन मशीन क्यों नहीं चल रही, अगले दिन नहीं चलेगी। खबर आई है, देखेंगी गवर्नमेंट। आमिर भाई आज की नहीं है, ठीक है, ये तो ये अब आपने कॉन्ट्रास्ट, एक मिनट हसन, मैंने बताया इंजेक्शन की आपने बात की हर 4 दिन बाद, आपने फिल्म की बात की हर 4 दिन बाद। नहीं, फिल्म तो होती नहीं है ना, 4 दिन भी छोड़ दें, फिल्म अब है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे, वो कहते हैं मोबाइल पे बनाए, डॉक्टर को दिखा दें। मुझे सिर्फ ये बता दें तो सीएम साहब क्यों इन चीजों का नोटिस नहीं ले रही हैं? आप लेना चाहिए इसका, आप कह रहे हैं कि ख्वाजा को लेना चाहिए, दोनों ख्वाजा बरादरान को, ये ख्वाजा बरादरान ख्वाजगान इनको लेना चाहिए, इसका नोटिस भी लेना चाहिए और फौरी तौर पे हॉस्पिटल पहुंचना भी चाहिए। आमिर भाई देखिए, एक बड़ी सीधी सी बात है, सबसे पहले हेल्थ सेक्टर को और तालीम को आप ठीक करेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, तो आपके मामलात आगे ठीक होंगे। हेल्थ मैंने यहाँ से शुरू किया था कि आपने जो बिजली को रिलीफ दिया 45 अरब का, वो आप हॉस्पिटल में देते। मैं तो ये जनरल हॉस्पिटल का रुख कर लेते हैं। ऑपरेशन थिएटर्स बहाली के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन है। 2 शिफ्टों में काम बढ़ाकर जनरल अस्पताल और सर्विसेज में मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक साहब का ये कहना है। अल्लाह करे कि ये मैं जनरल हॉस्पिटल भी विजिट कर चुकी हूँ, अल्लाह रहम करे। मैं तो बहुत ज्यादा मैं पिछले दिनों दुआ करती पूरे रास्ते गई कि अल्लाह ताला यहाँ पे किसी को लेकर ना आए। ना मेरा पिछले दिनों जाना हुआ, ठीक है, इनका भी जनरल, और मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या हालात हैं। वो तो चलें, डॉक्टर्स का भला है कि डॉक्टर्स जितने उनके पास वसाइल हैं उसमें रह के वो काम कर रहे हैं। अब ये ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने एक डेडलाइन दे दी है, अल्लाह करे कि ये इस डेडलाइन पे पूरा उतर जाए। और ऑपरेशन थिएटर्स, अस्पतालों में किसी को बेड नहीं मिलता, ऑपरेशन नहीं मिलता, की डेट नहीं मिलती है, नहीं मिलता। और ये फिर वही बात आ जाती है, आमिर भाई फिर कहेंगे पहले भी आप कार्डियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो वो एप्टमा ने फ्रेंड्स ऑफ पीआईसी बन के उन्होंने आपको इमरजेंसी, एक स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी दी, ठीक है। आपने खुद कुछ नहीं किया, आपने क्या किया, निगरान दौर में देख लें, आज वो बाहर जो आपको लैब्स मिलती हैं और वो सब कुछ मिलता है, तो ये अब क्यों नहीं हो सकता? ये अब हालात क्यों नहीं ठीक हो सकते? सीएम साहिबा को छोड़, सीएम साहिबा को कैसे छोड़ दें? सरबराह कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं आमिर भाई नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है सूबे का? किसकी जिम्मेदारी है? वजीर होते हैं, वजीर नहीं तो सीएम साहब की जिम्मेदारी होती है। आमिर भाई ने अच्छा किया कि 31 तारीख की डेडलाइन दे दी, आपको लगता है पूरी भी हो जाए? अल्लाह करे कि ये पूरी हो जाए। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगी, छोड़ दिया सीएम साहिबा को, लेकिन एक विजिट अस्पतालों का जरूर करें। ये डेडलाइन पे काम भी हो जाएगा, वो मशीन भी चल जाएगी। अगर खुद सीएम साहिबा चले जाएंगी इतना ही काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम हेडलाइंस के बाद आते हैं। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ज़िंदगी में लाज़िम मलज़ूम बना लेते हैं, समटाइम बना लेते हैं, समटाइम वो हो जाती हैं। अब हमारी पूरी ज़िंदगी का इन्हिसार, बल्कि पूरी ज़िंदगी का मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई हो, आपका खाना पीना हो, आपका ऑफिस वर्क हो, ऐसी ज़िंदगी में आप इधर उधर चल फिर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, तो पहले कभी हम बाहर जाते थे, अब हम घर रह के भी इंटरटेनमेंट जो है वो कर सकते हैं। इंटरनेट आपकी ज़िंदगी की बहुत एक बड़ा हिस्सा जो है इस पे इन्हिसार कर रहा है। स्टूडेंट्स को आप देख लें, बहुत सारे आप बिज़नेस देख लें, इस पे इन्हिसार कर रहे हैं। फिर इसके साथ साथ वो लोग जो कि जॉब के मुतलाशी होते हैं, जब तक जॉब नहीं मिलती घर रह के काम कर रहे, तो बहुत सारे फ्रीलांसर हैं। कुछ हम देखें, कुछ देर से जो इशू चल रहा है इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के हवाले से, बहुत सारे लोग उससे परेशान नज़र आ रहे थे। समहाउ कुछ बेहतरी अब आना शुरू हो गई है, लेकिन स्टिल जिन लोगों का काम है वो बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें आज समझेंगे भी, बेहतरी की तरफ कैसे जा सकती हैं, कुछ तजावीज़ भी हासिल करने की कोशिश करेंगे, नुकसान कितना हो रहा है ये भी डिस्कस करेंगे। कंवल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि IT एक्सपर्ट भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो कुछ जो इश्यूज़ बने वो मुझे बता दें, क्या थे? लोग बड़े परेशान रहे। अब मैंने जैसे कहा कि समहाउ कुछ मसाइल हल भी हो रहे हैं। देखें, इंटरनेट स्लो हो गया था और कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो गया था, कभी चल रहा था कभी नहीं चल रहा था। VPN लगा के कुछ चीज़ें डाउनलोड हो रही थी, उसके बगैर नहीं हो रही थी। तो इस तरह के काफ़ी सारे मसाइल दरपेश थे। आपने कहा कि इंटरनेट जो है वो अब हमारी ज़िंदगी में एक लाजिम और मलजूम बन गया।
सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। अब आपकी एजुकेशन है, आपका बिजनेस है। इट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड द वे वी वर्क, लिव, प्ले, लर्न, रिलेट टू पीपल। इसमें जो है लाइफ सेविंग चीज़ें भी आ गई। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि अमेरिका में, पूरे अमेरिका में टेली हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका बैक ऑफिस पाकिस्तान में, उनको इतने हज़ारों डॉलर्स का नुकसान हुआ है ऑन अ डेली बेसिस। तो इट्स नॉट जस्ट ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, लोगों का लाइवलीहुड है, लोगों के घरों में चूल्हे बंद हो गए हैं बिकॉज ऑफ दिस। 300 to 500 मिलियन डॉलर्स का वो नुकसान है जो कि रिकॉर्डेड है बड़ी कंपनीज ने, जो कि बताया है। जो एक्चुअल नुकसान है, जो कि पूरे अगर आप फ्रीलांसर्स को देखें, उनके क्लाइंट्स लूज हुए और ओवरऑल जो नुकसान है उसका तो अंदाज़ा ही नहीं है अभी। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, अपने शो में बहुत सारी ऐसे मेहमानों को बुलाते रहते हैं जो कि अपने पेजेस बना के या तो इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर कुछ इस तरह से छोटे छोटे काम कर रहे हैं। उनके काम कितने मुतासर हुए, तो आप अंदाज़ा करें कि कितने लोग जो हैं इससे असरअंदाज हुए, कितने लोग भुगत रहे हैं। अच्छा जी, अब हमने जाना है कुछ हल की तरफ। हल निकला कुछ इसका? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहती आई हूँ, इंडस्ट्री के लोग कहते आए हैं कि सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है कि हमें बताया जाए। अभी तक यही नहीं पता, स्पेकुलेटिव तो बातें बहुत सारी हैं, जितने मुंह उतनी बातें, मगर ये नहीं पता कि एक्चुअल रीज़न क्या है। जो गवर्नमेंट की तरफ से रीज़न्स आए हैं कि VPN का इशू है, केबल कट गई, साइबर अटैक हो गया, लोगों की ट्रेनिंग नहीं सही, कुछ स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं सही, और तरह तरह के एक्सक्यूज़ेस। वो जो भी एक्सक्यूज़ेस आए हैं वो एज अ टेक्निकल पर्सन, एज अ टेक्निकल जो इंडस्ट्री है हमारी, वो उनसे हज़म नहीं हुए, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी द रीज़न फॉर सच अ वाइड स्प्रेड जो ब्लॉकेड आया है इंटरनेट का या ब्लैकआउट आया है, उसका वो रीज़न नहीं बन सकते। मैं उनमें से एक में जाना नहीं चाहती कि ये वजह क्यों नहीं हो सकती, वजह क्यों नहीं हो सकती, वो एक टेक्निकल बहस है। मगर ये सारी चीज़ें जो, और मैं पहले जा भी चुकी हूँ, प्रोग्राम्स में बात कर चुकी हूँ, मगर ये सारी चीज़ें जो है ये हमें पता है कि ये दीज आर नॉट द सोल रीजंस। तो सबसे पहले तो हल ये है कि ट्रांसपेरेंसी हो, बताया जाए कि क्या हो रहा है। र्यूमर्स आए थे कि जी फायरवॉल लग रही है, तो वो र्यूमर्स क्या सच हैं, क्या नहीं है, क्या स्पेकुलेशन है? फायरवॉल के हक में हैं आप? उससे तो नहीं नुकसान होगा, या उससे तो नहीं बिजनेस मुतासर होगा, या उससे तो नहीं ये हर्डल्स आएंगी? देखिए, पहले ही पाकिस्तान में एक फायरवॉल तो लगी हुई है, WMS जिसे वेब मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, PTN की एक लगी हुई है, वो एक चाइनीज़ कंपनी की लगी हुई है। क्या उसी में अपग्रेडेशन हो रही है या कोई दूसरी फायरवॉल लग रही है? अगर एक नेशनल फायरवॉल एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी और एक और लग रही है, तो दूसरी की ज़रूरत क्या है? पहली बात। और अगर वो PTA देख रहा है, MOITT कौन सा इदारा है जो उसको ओन करता है, और क्या लेजिस्लेशन है जिसके लिए वो लग रही है? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर होने की ज़रूरत है। देखिए, मुल्कों में फायरवॉल्स तो लगती हैं, नेशनल फायरवॉल होती है और हमारे मुल्क में भी लगी हुई है। सिर्फ इशू ये है कि जब मुल्कों में फायरवॉल लगती है तो उनके इंटरनेट का ये हाल तो नहीं होता जो हमारे इंटरनेट का हाल हुआ है। तो जो भी वजह हुई है उसमें somebody messed up somewhere। सही, ठीक है, मतलब या तो अगर कोई फायरवॉल लगी है, मुझे नहीं पता कि क्या हो। देखिए, अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से स्टांस नहीं आया। यानी बुनियादी मकसद आपकी गुफ्तगू का यही है कि अगर कुछ हर्डल्स हैं भी उनको दूर किया जाए, कम से कम लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो इस बिजनेस से जुड़े हैं, जो डिपेंड कर रही हैं इसके ऊपर, जिनकी पढ़ाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हमारे फ्रीलांसर काम करें, उनके लिए बड़े मसाइल जो हैं वो आ रहे हैं। सो अब मुझे ये बता दीजिएगा कि इशू तो हल की तरफ जाता थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, सजेशंस कुछ अगर आप देना चाहें? देखिए, सबसे पहली बात, जैसे मैंने कहा, ट्रांसपेरेंट हो, अपनी कौम को एतमाद में लें, अपनी कौम की इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो प्ले ना करें कि बेवकूफ़ ना बनाएं। ठीक है, धोखा ना दें, आप उनको एतमाद में लें, बताएं कि क्या हो रहा है। नैरेटिव जो है वो यूनिफॉर्म करें, मतलब कि एक ही सबकी स्टोरी हो, ताकि अगर हम अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को कुछ बताते हैं तो सारे एक ही जुबान बोलें, ताकि पता चले कुछ बता रहे, कोई कुछ बता रहे, कोई कुछ बता रहे। उससे क्या होता है कि जो बाहर गैर मुल्की क्लाइंट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स में, पाकिस्तानी रिमोट वर्कर्स में बहुत ज़्यादा शेक हो जाता है और उनको लगता है कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इस मुल्क में, जिसकी वजह से वो इस मुल्क में अपना काम नहीं देंगे या एटलीस्ट इम्पोर्टेंट काम नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए आपको पता ही नहीं होगा कि आप जो काम दे भी रहे हैं वो कंप्लीट होगा, टाइम पे मिलेगा, नहीं होगा। एग्जैक्टली।
तो इसलिए ताकि सबका स्टांस एक जैसा हो, सबका नैरेटिव एक जैसा हो। तीसरी बात ये कि प्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आए। अगर कभी कोई टेस्टिंग होती है किसी चीज़ की, कभी इंटरनेट डाउन भी होना होता है, पहले से इन्फॉर्म कर दें कि भाई ये सैटरडे को दोपहर 3 बजे से लेके रात 12 बजे तक इंटरनेट में मसला आएगा, आप प्रिपेयर कर लें अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वो देखिए बड़ी कंपनीज में भी जब कोई अपग्रेडेशन होती है, जब कोई नई चीज़ लगती है, तो वो अपने कस्टमर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को पहले से बता देते हैं कि भाई इस वक्त से इस वक्त तक ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगी और पूरी दुनिया में फिर पूरी सब लोग उसके मुताबिक प्लानिंग कर लेते हैं, अपने क्लाइंट्स को भी बता देते हैं और प्लान कर लेते हैं। और मगर जब एकदम से कोई चीज़ हो जाती है तो फिर बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। VPN का इस्तेमाल ऑब्वियसली लोग कर भी रहे हैं, आप लोगों ने भी किया होगा, उससे काम नहीं चल रहा। देखिए VPN जो है, सबसे पहले तो वो ये भी कहते हैं कि जी VPN की वजह से स्लो हो रहा है इंटरनेट। VPN की वजह से स्लो हो सकती हैं चीज़ें, क्योंकि आपका एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, वहाँ से नहीं आ रहा होता VPN के थ्रू। मगर देखिए VPN लगा के हमने इस पूरा जो एपिसोड हुआ इसमें हमने ये देखा कि जब VPN लगता था तो चीज़ें डाउनलोड हो जाती थी, VPN के बगैर नहीं होती थी। दैट डजंट एक्सप्लेन। दूसरी बात ये कि VPN आप के लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने एक ऐप है, ट्विटर एक्स है, वो आपने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दें, ठीक है, आपकी मुल्क की पॉलिसी है, ब्लॉक कर दिया, कोई मसला नहीं। मगर फिर जो है हमारे इदारे, हमारे जो PM हाउस, वहाँ से ट्वीट्स आ रही हैं। वो ट्वीट्स किसके लिए आ रही हैं? कॉम के लिए आ रही है ना। इसका मतलब है कॉम वो ट्वीट पढ़ेगी तो वो VPN लगा के ही पढ़ेगी। तो आप खुद ही एक पॉलिसी बना रहे हैं, फिर खुद ही इनकरेज कर रहे हैं कि लोग वो पॉलिसी तोड़ें, खुद भी वो पॉलिसी तोड़ रहे हैं। एक ये भी हर ज़बान से ध्यान रही कि VPN जो है वो सेफ नहीं है, आपका डाटा लीक हो सकता है, आपका अकाउंट हैक हो सकता है। देखिए वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा VPN यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का। अगर रिप्यूटेबल किसी कंपनी का VPN यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता आप किसी शेडी कंपनी का VPN यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि VPN जो है वो ट्रैफिक को इंक्रिप्ट करता है। VPN जो है वो किस ट्रैफिक प्रॉक्सी होता है ना, कहीं और ले जाता है उसको, वो कहीं और से जाके पता नहीं चलता कि एक्चुअल IP एड्रेस क्या है। तो इस वजह से जो है वो VPN में मसले आ सकते हैं। मगर VPN पहले सिर्फ रिमोट वर्कर्स यूज़ करते थे, जिन्होंने कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो अपना जब WAN एक्सेस हो तो VPN लगना होता था, या फिर फ्रीलांसर्स कोई कंपनीज के नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए करते थे। ये जो आम बंदे ने VPN यूज़ करना शुरू किया, ये सिर्फ इसलिए शुरू किया क्योंकि कुछ एप्लीकेशंस पाकिस्तान में ब्लॉक हो गई और VPN के थ्रू एक्सेस करनी शुरू कर दी। तो ये या तो ऐसी पॉलिसी बनाए कि खुद भी ना वो एप्लीकेशंस यूज़ करें, ना लोग इनकरेज हो एप्लीकेशंस यूज़ करने के लिए। फिर भी थोड़ी सी ना ये हिपोक्रेसी सी नजर आती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप कह रही हैं कि रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। एक तो एतमाद में लेना चाहिए और दूसरा अगर टाइमली इन्फॉर्म कर दे तो बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है। देखिए रिस्ट्रिक्शंस मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मगर अगर आपको लगता है कि कौमती सलामती के लिए है, पूरी दुनिया में है, हर जगह पर फायरवॉल है, कुछ ना कुछ चीजें आपको कहा जाता है कि ये आपकी एक ना बाउंड्री बना दी गई है, सो उसमें रहना चाहिए। मेरे ख्याल में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो होनी चाहिए फ्रॉम कि वायरस ना आए, पोर्नोग्राफी ना एक्सेस हो, कोई इस तरह की चीज़ें। मगर जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये थोड़ी सी फाइन लाइन है। आई वुड से कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब नहीं करना चाहिए, मगर ऑब्वियसली आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए तो ज़रूरी है ये। लेकिन कुछ इंटरनेट पे हम देखते हैं ना कि वो ऐसे अनासिर भी हैं जो चीज़ों का गैर ज़रूरी गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मतलब आप चीज़ों को ना पॉलिटिकल लें, लेकिन बहुत सारे पर्सनल लोग जिन्होंने अपने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं वो बहुत परेशान नज़र आते हैं। आप नीचे अजीब अजीब तरह की इस तरह से गुफ्तगू कर दी जाती है, तो फिर हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना। बिल्कुल, PTA की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह से होती हैं कि अगर किसी को कोई साइबर बुलिंग कर रहा है, कोई किसी के ऊपर जो है वो किसी को सियासी मामलात की तरफ तो हम जाते नहीं ना, उसको एक साइड पर रख दिया तो बिल्कुल उसका नोटिस, और पूरी दुनिया में होता है कि उसका नोटिस लिया जाता है और उस पर कार्रवाई होती है। मगर इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब करना, देखिए जिन मुल्कों में, और कुछ ऐसे मुल्क हैं, चाइना की एग्जांपल है, बहुत सारी ऐसी जहाँ पे स्पाई नेटवर्क्स बने हुए हैं, लोगों की स्पीच को कर्ब करते हैं, लोगों पॉलिटिकल रीजंस की वजह से करते हैं। उन मुल्कों की बहुत अच्छी रेपुटेशन तो नहीं है, उनको एक अथॉरिटेरियन रेपुटेशन तो है उनकी। तो आई थिंक हमारे मुल्क को इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में आने वाला टाइम कैसे देख रही हैं? लोग तो आपकी पढ़ाई है, आपका बिजनेस है, आप मतलब जिस भी फील्ड में हैं आप इन चीज़ों पर डिपेंड करते चले जा रहे हैं। सो एक दौड़ सी लगी हुई है। अगर ये चीज़ें इसी तरह स्लो होती रही तो फिर तो हम बहुत पीछे नहीं रह जाएंगे। देखिए हमारी जो पॉपुलेशन है वो 6th यंगेस्ट पॉपुलेशन है,
और आईटी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए एक लो हैंगिंग फ्रूट है। बहुत जल्दी इकोनॉमी रिवाइव हो सकती है क्योंकि हमारी इतनी यंग पॉपुलेशन है, उनको आप स्किल करते हैं, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है। नैफटेक के प्रोग्राम्स हैं, पंजाब गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बच्चों को स्किल किया जा रहा है। और बच्चों को जो है वो अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पाकिस्तान को वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन कहा गया था फॉर फ्रीलांसर्स और टू आउटसोर्सिंग की वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड पाकिस्तान को नेम किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान अभी लो कॉस्ट भी है दुनिया के लिए और यहाँ पे बहुत सारा काम आ रहा था। फिर दूसरी बात ये एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इट विल कम्प्लीटली चेंज द वे द वर्ल्ड लुक्स लाइक। ठीक है, जिस तरह हम सब चीज़ें करते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली चेंज हो जाएंगी। तो पाकिस्तान के पास इतनी यंग पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एआई की वेव को हम राइड करें, एआई की वेव को का हम फ़ायदा उठाएं। और अगर आप इंटरनेट ही बंद कर, मतलब ये अब आप 20वीं सदी में बैठ के आप ये बात कर रहे हैं कि इंटरनेट बंद, ये तो शर्म की बात है। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही शर्म की बात है कि जब आप एक तरफ कह रहे हैं जी एआई आए और क्रिएटिविटी हो, फ्रीलांसर्स बढ़ें, ये हो वो, दूसरी तरफ आप एक बेसिक जिसको ह्यूमन राइट कहा जाता है बनाने जा रही हैं, वो खुद इस हक में है, लेकिन फिर साथ ही साथ इन चीज़ों में फिर आसानियां पैदा करनी चाहिए ना। तो अब हमें इन चीज़ों को अगर आम करना है, हमें अपने स्टूडेंट्स को अगर आगे लेके जाना है, अगर हमें अपनी मशरत की बेहतरी करनी है, तो ये बुनियादी मसाइल जो हैं इनके हल की तरफ भी जाना होगा। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि इंटरनेट इज़ नॉट अ लग्जरी एनी मोर, इट इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट। अब बहुत सारी वर्ल्ड रिपोर्ट्स हैं, ग्लोबली ये माना जाता है कि बेसिक ह्यूमन राइट है कनेक्टिविटी। तो इसलिए हमें पाकिस्तान में ये वाली डिस्कशंस में होनी नहीं चाहिए, ये बंदिश होनी ही नहीं चाहिए, और इससे जितनी जल्दी निकल सकते हैं हमें निकल आना चाहिए, वरना बहुत नुकसान होगा। पीछे रह जाएंगे ना हम, दुनिया कहाँ जाती जा रही है और हम फिर ऑलरेडी बहुत पीछे हैं, मज़ीद पीछे रह जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। जी, हम मिलवाने वाले हैं आपको पाकिस्तान के फ़ख्र से। वो लोग हमारे लिए बड़े स्पेशल होते हैं जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। हम आपको मिलवाते भी रहते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन होती है, और इसके साथ साथ खुद वो लोग मोटिवेट होते हैं जो कामयाब हो जाते हैं। ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, हुज़ैफ़ा शाहिद जो कि स्क्वॉश प्लेयर हैं, इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। जी, इन्होंने मलेशिया में पहली गोल्ड जो ओपन स्क्वॉश चैम्पियनशिप है वो जीती, इसके बाद मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी हासिल की, हांगकांग में, जापान में, और इसके बाद जी मैं कहती हूँ कि जी इनको ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से जहाँ जहाँ इन्होंने खेला पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एक बड़ा आलमी टाइटल पाकिस्तान के नाम इन्होंने किया। स्क्वॉश चैम्पियन हुज़ैफ़ा शाहिद हमारे आज के मेहमान हैं, उन्हें हम वेलकम कहने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा, आप तो सबसे पहले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अपनी कामयाबी ना सिर्फ आप बल्कि पूरी कौम ही आपकी कामयाबी सेलिब्रेट कर रही है। इस कामयाबी के पीछे कितनी बड़ी अनथक मेहनत है, किस तरह आप स्क्वॉश की तरफ आए, क्या आपका सफ़र रहा? इस मैच से पहले तो बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी जो 3 महीने की बहुत ज़्यादा टफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग चल रही थी हमारी। एंड ये मैंने जब स्क्वॉश स्टार्ट करी, मैं मुझे अभी 4-5 साल हो गए खेलते हुए। एंड अभी इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत चल रही थी, क्योंकि इस फोकस पूरा इस मैच का पूरा फोकस था। हमने एम बनाया था कि 2 इवेंट्स आ रहे हैं, हांगकांग एंड जापान का, तो उसके पीछे हमने पूरी तैयारी कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र है, अपनी जो मेहनत में कामयाब हुआ मैं, और अपने जो मेरा एम था, गोल, जो मेरा मैच गोल लेना, वो मैंने। आपने कहा 5 साल हो गए सीखते हुए, तो क्या प्रॉपर ट्रेनिंग ली, किससे सीखा, और रूटीन में आप कितना टाइम स्क्वॉश को देते हैं? जब स्क्वॉश में स्टार्ट करी, वो मैंने ऐसे नहीं, बस मैंने शौक स्टार्ट करी थी, क्योंकि मेरे फादर जो है वो स्क्वॉश कोच है ना। अच्छा। तो जब मेरे फादर टीम ले गए थे 2 प्लेयर्स को वापस लेके गए थे यूरोप, तो उन्होंने जर्मन जूनियर एंड जो यूरोपियन दीगर सर्किट्स वहाँ गए थे, तो उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखा, तो जैसे उनको भी शौक आया कि मैं भी इसको खिलाऊं। तो उन्होंने उनको इंस्पिरेशन है कि मैं इसको देखता हूँ कि कैसा खेलता है। तो उन्होंने जब मुझे फर्स्ट टाइम, वो खुद एक क्लब में कोच है, शेप्स क्लब में, तो उन्होंने जब मुझे लेके गए अपने क्लब में, तो जब मैंने फर्स्ट ही बॉल हिट कर दी, तो उनको मेरे में करंट नजर आया, मतलब उनको मेरे में शौक नजर आया। तो फिर आस्ते आस्ते मैंने खेलता रहा, फिर मुझे ना इंटरेस्ट बढ़ता है, फिर मैं आस्ते 2-3 मैचेस जीत लिए, मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। फिर आस्ते आस्ते मैंने कहा कि पूरा
करियर, इसमें मैं पूरा फोकस स्क्वाश में करना है, तो फिर इस तरह मैं स्क्वाश कैंपेन हो गया आगे। और माशाल्लाह फिर आपने आलमी चैंपियन होने का टाइटल भी जीत लिया। मुझे ये बताइएगा कि स्टडी डिस्टर्ब नहीं होती है, मतलब ऑब्वियसली आप अपनी पढ़ाई भी साथ कर रहे हैं, सो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि दोनों में से एक चीज़ को आप साथ लेके चल सकते हैं। स्टडीज इफेक्ट इतनी होती नहीं, क्योंकि जो मेरी जो मैं स्कॉलरशिप पे हूँ कीस्टोन एकेडमी में, तो उनकी जो ऑनर है उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी हुई है। और जब अगर मैं कोई मैच होता है तो मेरे जो एग्जाम्स होते हैं उनको आगे पीछे भी कर लेती हैं। चले, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको ये थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाती है। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं हुज़ैफा, क्या करना चाह रहे हैं आगे? फ्यूचर प्लान तो ये, आई वांट टू बी अ वर्ल्ड जूनियर चैंपियन। जो लास्ट टाइम हमजा खान जीते हैं, हमारे हमजा, उन्होंने वर्ल्ड जूनियर का टाइटल लिया आफ्टर 37 ईयर बाद। एंड वही मेरा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान के लिए दोबारा टाइटल लूँ पाकिस्तान के लिए। तो वो ऐसा टाइटल, वो वाहिद ऐसा टाइटल है जो समझे जो वर्ल्ड जूनियर जीता है बस वही नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन होता है। तो वो मेरा ड्रीम है, पाकिस्तान के लिए टाइटल लूँ मैं वो वाला। सो हम भी दुआ गो हैं, जिस तरह आपने पाकिस्तान का झंडा अपने ऊपर पहना है तो आप जहाँ कहीं पे जाएं ऐसे ही कामयाबी लेकर आएं। हुज़ैफा, वो स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, स्क्वाश कुछ मुश्किल भी कहा जाता है, कुछ महंगी गेम भी कहा जाता है, हर किसी की मतलब पहुंच में नहीं ना होती, तो मुझे बताइए क्या ये आसान गेम है, सब लोग खेल सकते हैं? आप देखने वालों को ये रिकमेंड करेंगे कि वो इस खेल की तरफ आएं? खेलना दो तरीके से, मतलब अगर जिनको अपना वेट लूज करने के लिए खेलना है या फिर कार्डियो के लिए खेलना है वो उनके लिए बस नॉर्मल सही है। लेकिन जिनको प्रोफेशनल करियर में खेलना है, जिनको प्रोफेशनल एम है कि मैं पाकिस्तान के लिए करूं, जो प्रॉपर एम से खेलें, प्रॉपर फोकस से, उसके लिए तो फिर ट्रेनिंग अलग होती है, फिर वो बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर उसमें स्केड्यूल होता है। एंड जो नॉर्मल प्लेयर खेलना चाहे वो खेल सकते हैं बिल्कुल, अगर जो ट्रेनिंग लेना चाहे वो ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है स्क्वाश। लेकिन अगर वो दिल से करेंगे तो ये सब कुछ ईजी होता है फिर। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि हमारे यहाँ ना कुछ लोग कहते हैं प्लेटफॉर्म नहीं है, सिखाने वाले नहीं हैं। सो वो जो लोग शिकायत करते हैं उनको करना क्या है, किस तरह स्टार्ट लेना है? उनको बेसिकली स्टार्ट लेना है कि जब फर्स्ट जो लोकल जो क्लब्स होते हैं वो उसमें जाएं, उसमें मेंबरशिप लें। जैसे हमारे जहाँ मैं खेलता हूँ वो आरके जेके स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है, लकी स्टार जहांगीर खान एंड रोशन खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स। तो वो पूरा एक प्रोफेशनल क्लब टाइप का है जो उसमें सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स खेलते हैं पाकिस्तान के, कराची के। तो मैं वहाँ खेलता हूँ। और जो ऐसे खेलना चाहते हैं वो जैसे नॉर्मल क्लब्स होते हैं, जैसे सिंध क्लब हो गया, ऐसे जो अलग अलग क्लब्स होते हैं वो से मेंबरशिप लें और जाके इंटरेस्ट पैदा करने तो अपने से स्क्वाश खेलें ताकि उनको इंटरेस्ट हो। फिर जब इंटरेस्ट हो फिर सिचुएशन है। हुज़ैफा, मुझे ये बता दे, जब मैदान में उतरते हैं सामने आपके साथ आपका हरीफ मौजूद होता है, क्या सिचुएशन होती है, माइंड में क्या चल रहा होता है, कितनी फोकस्ड गेम है? मतलब आप इधर उधर अगर सोचना शुरू कर दें, ऑब्वियसली आपका खेल से जो है ध्यान इधर उधर हो जाता है। सो क्या ये ठान के जाते हैं कि जीत के ही आना है वापस? जी बिल्कुल, यही तो फोकस कोर्ट में जीतने के लिए उतरता हूँ मैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि क्राउड प्रेशर, प्लेयर मैच प्रेशर एंड और मैच का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मतलब एक दिल धड़कन सी होती है, क्योंकि बहुत इंटेंस जब मैच चलता है तो। और ऑब्वियसली प्रेशर तो बहुत है, लेकिन उस प्रेशर को ना, मतलब अगर आपको पता होता है ना कि मैंने ट्रेनिंग अच्छी करी हुई है और मैं फिट हूँ अल्लाह का शुक्र है, तो फिर बंदे को तो प्रेशर नहीं, क्योंकि बंदे का एम होता है कि मैं कोर्ट में तो मैं जीत के आऊंगा, अच्छा खेलूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। सो हम तो दुआ गो हैं कि आप जहाँ कहीं जाएं इसी तरह से जीत आपका मुकद्दर हो, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच हुज़ैफा एंड गुड लक। जो आपके प्लान्स आपने बताए हैं हम दुआ गो हैं कि आपको उसमें कामयाबी मिले। हुज़ैफा हमारे साथ मौजूद थे, स्क्वाश प्लेयर थे। बिलाशुबा ये लोग, इनको दिखाने का मकसद, इनको अप्रिशिएट करना तो होता ही है, लेकिन उन लोगों के लिए मोटिवेशन रहते कि जी हमने स्टार्ट लिया लेकिन आगे हमें कोई इस तरह से सपोर्ट नहीं मिल सकी है। बिलाशुबा आपको इन चीज़ों में सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है, लेकिन लगे रहें, मेहनत करते रहें तो इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बनती है। हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। सो सेगमेंट का सिलसिला हमने आगे बढ़ाने हैं और कीमतें बताने का मकसद रोज़ाना का सिर्फ़ और सिर्फ यही होता है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं अगर आप सब्ज़ी खरीदने जाने, क्योंकि इस टाइम ये नाश्ते के बाद का टाइम घर में होता है कि आप डिसाइड कर होते हैं कि आज खाना क्या बनाना है। सो आइडिया आपको हो जाता है कि अगर आप मार्केट में जाएंगे, ओपन मार्केट में, तो आपको सब्ज़ी कितने की मिलेगी। अच्छा जी, ओपन मार्केट हम जो रेट बताते हैं ज़रूरी नहीं एज इट इज़ हो, आपके घर की करीबी मार्केट के रेट 1-2 रुपए का फ़र्क होता है, क्योंकि यहाँ पर तो ये रिवाज है ही नहीं कि जो आपने कीमत
हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जारी कर दी है उसके मुताबिक आपको मिलेगा। यानी हर मार्केट का अपना रेट होता है, पोश इलाकों में कोई और रेट है, यहाँ आप पास चले जाएँ कोई और रेट है। सो आइडिया आपको देना बेसिक मकसद होता है। तो देख लेते हैं आज के भाव। हमें ज्वाइन करेंगी हमारी रिपोर्टर अक्सा जो कि इस वक्त बाहर मौजूद है। ओवर टू यू। अनाज सब्जियों की कीमतों में बदस्तूर आज भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर शहरी इसलिए सब्जियाँ खरीदने के लिए आते हैं कि बाकी मार्केट्स की निस्बत जो है ओपन मार्केट में कम रेट्स देखने में नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी वही जो है सिलसिला बरकरार है। दुकानदारों की जानिब से जैसे पहले इजाफा किया जा रहा था 20 से 50 का, ख़ासतौर पर जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जो यूज़ होने वाली सब्जियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आता है। कीमतों के हवाले से भी आपको आगाह कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो रोज़मर्रा में बुनियादी ज़रूरत की इस्तेमाल होने वाली सब्जियाँ इनमें सबसे ज़्यादा इजाफा देखने में नज़र आता है। आलू की जो सरकारी कीमत है वो 50 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए, जो पहले ही इतने ज़्यादा हैं, सभी दुकानदार इजाफा करते हैं उसको 110 से 120 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 115 रुपये सरकारी रेट मुकर्रर किए गए हैं, इसमें दुकानदार इजाफा करते हुए उसको 130 से 135 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। अदरक की जो सरकारी कीमत है वो 580 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए हैं, जो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, इसमें दुकानदार 20 से 50 रुपये का इजाफा करते हुए उसको 620 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। लहसुन की जो सरकारी कीमत है वो 380 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए हैं, इनमें भी दुकानदार इजाफा करते हुए उसको 320 से 340 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। टमाटर की जो सरकारी कीमत है वो 115 रुपये सरकारी दाम मुकर्रर किए गए हैं, जो पहले इतने ज़्यादा हैं, इसमें दुकानदार 20 से 30 रुपये का इजाफा करते हुए इसको 130 रुपये तक की कीमत में फ़रोख्त कर रहे हैं। मटर की जो सरकारी कीमत है वो 300 और शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 165 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। ऐसे ही जो बाकी सब्जियां हैं दुकानदारों से 20 से 30 रुपये का, कहीं की 100 रुपये तक का इजाफा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का इस हवाले से प्राइस कंट्रोल कमेटियों से मुतालबा है कि प्रॉपर एक्शन लेकर इकदाम किए जाए ताकि वो उन्हीं रेट पर सब्जियाँ खरीद सके जो सरकारी दाम मुकर्रर किए गए हैं। बहुत शुक्रिया जी। सो ये था जी एक आइडिया जो आपको दिया कि कीमतें क्या हैं जी, किस किस कीमत पर कौन सी सब्जी मिल रही है। अब आपको बताएंगे आप हेल्दी कैसे रह सकते हैं टुडेज हेल्दी टिप में। अच्छा, बच्चों की हेल्थ बड़ी मैटर करती है। एक चीज़ जो हमें लग रहा था कि नज़रअंदाज हो रही है, हम आपको टिप्स देते रहते हैं कि आप घर में रह के ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह से आपने हेल्दी रखना है, जुहेब आज हमें बता रहे हैं। ओवर टू यू। आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर और मेरे साथ आज असिस्टेंट के तौर पे है मोहम्मद अरशद शाह। जैसा ही कहा जाता है कभी भी बच्चे वो काम नहीं करते जो आप कहते हैं, बल्कि वो करते हैं जो आप करते हैं। तो आज मैं बच्चों के सामने और इस खसूसी इस बच्चे के सामने एक्सरसाइज करूंगा और आई होप ये मुझे प्रॉपर फॉलो कर सकेगा। आप लोग भी अपनी रूटीन बनाए कि अपने बच्चों के सामने एक्सरसाइज करें ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आए। अरशद, आर यू रेडी? लेट्स डू इट। ओके, स्टार्ट विद द मार्च। 10, 9, 8, 7, come on, 6, 5, boy, 4, 3, 2 and 1. Okay, अरशद, अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Okay, अरशद, स्टैंडिंग का फ्रेज करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब एक काम करेंगे जो आप हर वक्त करते हो, फ्रॉग जंप। लेट्स डू इट। नीचे 10 जंप, कम ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. शाबाश अरशद बॉय, बहुत अच्छे। ओके, अब नीज अप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 and 4. ओके, थक तो नहीं गए? ओके, प्लैंक करेंगे, ठीक है? आ जाओ प्लैंक पे। 1, 2, 3 and hold it. हिप नीचे करेंगे अरशद। Come on boy, you can do it. Come on, शाबाश शाबाश शाबाश। 5, throw the hip down. 4, 3, 2 and 1. शाबाश, stand up. Come on, शाबाश boy, शाबाश शाबाश। Okay, side running करेंगे। 1, 2, touch the floor. Move. 1, 2, touch. 1, 2, touch. 1, 2, touch. 1, 2 and touch. Come on. 1, 2 and touch. Okay, march again. Jumping jacks करेंगे। Fine. Okay, 1, 2, 3 and go.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. बॉक्सिंग करेंगे, आपके फेवरेट स्पोर्ट। गेट रेडी। ऐसे हैंड को करेंगे, जैब क्रॉस, जैब क्रॉस, जैब क्रॉस, जैब क्रॉस। स्पीड अप। 1 2 1 2 1 2 1 2 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ये था हमारा आज का सेशन मोहम्मद असद शाह के साथ, जो इसने बहुत अच्छे तरीके से किया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बॉय, और आई होप कि आप लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसे करें, फिट रहें। थैंक यू सो मच ज़ुहैब, और बड़ा इंटरेस्टिंग था। बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। प्लीज़ अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे माल का हाय। आज की रेट लिस्ट आपके साथ शेयर कर देंगे। तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको घर बैठे उन तमाम चीज़ों से अपडेट रखें जो आपकी रूटीन लाइफ का हिस्सा रहती हैं, ख़बरों की सूरत में हो, सेगमेंट की सूरत में हो। इसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ें प्रोग्राम में शामिल करें, हमें सजेशन ज़रूर दीजिए। अगर आपके इलाके का कोई मसला है, हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम पेज हाजिर है, ज़रूर हमें बताएं, हम आप उस मसले को हाईलाइट करेंगे, कोशिश ज़रूर करेंगे आपका वो मसला हल हो जाए। कोई टैलेंट है वो भी ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा आप भी बन जाएँ। इसके साथ साथ अगर आपकी है कल बर्थडे, तो उसके लिए स्क्रीन पर नंबर दिखा दें, इस नंबर पे आप अपने पिक्चर्स अपने नाम के साथ भेजें, प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। हमें इजाज़त दीजिए, कल हमारी और आपकी मुलाकात होगी सेम टाइम पर। अल्लाह हाफ़िज़।